नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम लोग अपनी शुरुआत केदारनाथ अग्रवाल की कुछ पंक्तियों से करेंगे। बड़ी शानदार पंक्तियां हैं। ध्यान से सुनिएगा कि मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मित्रों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसका परिचय प्राप्त कर लिया था कि कहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम्म, और हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला से कुल 115 प्रश्न, मतलब पैटर्न के अनुसार, मतलब वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रम से चलेंगे और वर्णमाला से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। और एक बात और कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। और अन्य सभी वह एग्जाम जहाँ पे सामान्य हिंदी अर्थात हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अब देखिए हम लोग आते हैं वर्णमाला पे। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या है, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्वनि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला एवं वर्णक्रम। हम पहला ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। और यह प्रश्न यूपीपी 2017 में आ चुका है। ठीक, पूछ कह रहे हैं पहले विकल्प में कि स्वर कहलाती है, कि वर्ण कहलाती है, कि व्यंजन कहलाती है, या उपवाह कहलाती है। तो हमें पता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण कहलाती है। ठीक, वर्ण कहलाती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ण। अब देखिए व्याख्या को बहुत अच्छे ढंग से कह रहे हैं कि शब्द की या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, यह भी प्रश्न बन चुका है कि स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। मूल व्यंजनों की संख्या ध्यान दीजिएगा, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। दो अयुग्वाह है। ठीक है, दो अयुग्वाह है। ठीक, दो द्विगुण है। यह भी पूछा जा चुका है कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है। चार संयुक्त वर्ण है। ठीक है, छ त्र ज्ञ श्र, चार क्या है, संयुक्त वर्ण है। ठीक, तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि हिंदी में कुल कितने 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, जिसमें स्वर की संख्या कितनी होती है ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान से सुनिए। कुल 52 वर्ण है, 11 स्वर हैं। ठीक, 33 मूल व्यंजन है। ठीक है, दो द्विगुण व्यंजन है। ठीक, और क्या है, दो अयुग्वाह है। ठीक, ये 39 हुआ, 39 हुआ ना। और चार संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो चार संयुक्त व्यंजन कितना हो गया, 43 हो गया। और 43 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 4 43। ठीक है, 35 दो, सॉरी 33 दो 35, दो 37, और 37 और चार 33, 37 और चार 41, और 41 और 11 जोड़ देंगे तो आपका 52 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न क्या है, बहुत शानदार प्रश्न है कि हमसे पूछ रहे हैं, यूपी कह रहे हैं कि आ गए आप यूपीएसआई 2016 का पेपर देने। ठीक, अब हमें ये बता दीजिए कि भाषा की मूल इकाई क्या है। मित्रों मिलता जुलता प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पहले विकल्प कह रहे हैं कि अक्षर। ठीक है, दूसरे विकल्प में कह रहे हैं ध्वनि, संकेत, या वर्णमाला। ठीक, तो हमें पता है कि भाषा की मूल इकाई क्या है, मूल इकाई तो ध्वनि होगा, मूल इकाई तो ध्वनि होगा, तो अतः ध्वनि सही हो गया। अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग बहुत अच्छे ढंग से। कह रहे हैं कि भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वाक्य। देखिए मूल इकाई ध्वनि है, लेकिन पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। वाक्य की वाक्य से
वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य के से छोटी इकाई पदबंध, अब पदबंध से छोटी इकाई पद यथा शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, ठीक है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। और हमसे यहाँ क्या पूछा, भाषा की मूल इकाई माने सबसे छोटी वाली, तो हमारा क्या होगा, ये सही होगा। अब देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण में अभी बात स्पष्ट हो जाएगी। कह रहे हैं, राम शब्द में दो अक्षर हैं, क्या है, रा और म, ठीक है, लेकिन वर्ण अगर हमसे पूछ ले तो चार वर्ण है, कैसे, र, ठीक है, दीर्घ आ, ठीक, म, अमूल स्वर आ, ठीक है, तो ये चार क्या हो गए, वर्ण हो गए, लेकिन अक्षर की संख्या कितनी है, मात्र दो है। अब देखिए धातव्य है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। देखिए, देखिए शब्द क्या है, सार्थक इकाई अगर हमसे पूछ ले, तो हम लोग क्या बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछे तो शब्द, भाषा की मूल इकाई पूछे तो ध्वनि। ठीक, अब देखिए शानदार प्रश्न फिर हम लोग के सामने है, और यह जो है दो बार रिपीट हुआ, कहाँ का रिपीट हुआ, देखिए इसमें लिखा दो बार है, लेकिन ये बहुत बार रिपीट हुआ है। यूपी कांस्टेबल में पूछा एक बार, ठीक है, तो देखिए कह रहे वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। अगर आप थोड़े भी गंभीर विद्यार्थी हैं तो आपके सामने इसका उत्तर एकदम चल रहा होगा। पहले विकल्प कह रहे हैं वर्णमाला कहते हैं, कि सर्वनाम कहते हैं, कि अक्षर कहते हैं, या क्रिया कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को तो वर्णमाला कहेंगे। देखिए इस प्रश्न को कितनी तरह से घुमाता है, कभी ये पूछ लेगा कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, ठीक है, कभी ये पूछ लेगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। ठीक, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह पूछते हैं। एक बार तो पूछ लेते हैं कि वर्डों का समुदाय क्या कहलाता है, फिर पूछ लेते हैं क्या, वर्डों का व्यवस्थित व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। ठीक, फिर क्या पूछ लेते हैं, फिर पूछते हैं वर्डों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। ठीक, और कभी कभी पूछते हैं कि मूलतः हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो ये दो तीन प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए व्याख्या, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके उच्चरित स्वरूप को ध्वनि कहते हैं। देखिए अगर ये उच्चरित हो रही तो ध्वनि, और लिखित है तो वर्ण। ठीक, अब देखिए फिर प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अभी मैंने चर्चा की कि वर्णों वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उसी से मिलती जुलती परिभाषा आप देख सकते हैं आपके सामने, वही परिभाषा यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछ ले रहे हैं, क्या कि वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या शब्द समूह वर्णमाला होता है, वर्ण समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, या व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मित्रों अभी हमने परिभाषा बोली थी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा, व्यवस्थित वर्ण समूह क्या है, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्याख्या पढ़ते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ठीक, चलिए एक चीज क्लियर हुआ फिर से, इसमें स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, चार क्या है, संयुक्त वर्ण है, ठीक है, दो द्विगुण है, दो अयुग्मा है। ठीक, कुल कितने हो गए, 52 हो गए। अब देखिए शानदार प्रश्न फिर से, ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में पूछा गया। अब देखिए वही प्रश्न मैं कह रहा था कि जो पूछते हैं क्या, कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। कभी पूछते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कामता प्रसाद गुरु ने कितने माना है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने कामता प्रसाद गुरु ने माना, या ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। देखिए हिंदी भाषा में मूलतः कुल 52 है, ठीक है, ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा में मूलतः कुल 52 है। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों को माना है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा, 43 माना है। ठीक, 43 माना है, किसने माना है, कामता प्रसाद गुरु ने माना है। देखिए अब व्याख्या को पढ़ते हैं हम बहुत शानदार ढंग से। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। ठीक है, हम जान गए कि 52 वर्ण है टोटल। स्वरों की संख्या देखिए 11 बता रहे हैं, कौन से, मूल स्वर है, दीर्घ आ, मूल स्वर ई, ठीक, दीर्घ ई, मूल स्वर उ, दीर्घ उ, मूल स्वर री, ए ऐ उ औ,
कुल 11 हो गए। और देखिए ये पांच पांच जो है, इस 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं 5 वर्गों में, उसको आप याद कर सकते हैं कचोटता प्यार ट्रिक से। कचोटता प्यार। जैसे कभी यही नहीं याद आता है कि क च तो सबको याद आता है, लेकिन क च वर्ग के बाद ट वर्ग है कि त वर्ग है, परीक्षा के दबाव में ऐसा होता है, विश्वास करिए होता है। कचोटता प्यार। अब देखिए कचोटता प्यार क से क वर्ग हो गया, च से च हो गया, ठीक। फिर देखिए ट से ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया। अब प्यार से प से क्या हो गया, प वर्ग हो गया, ठीक। अब प्यार यार, फिर अंतस्व निकाल सकते हैं, लेकिन हमें केवल 5 वर्ग ध्यान रखना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अब देखिए मित्रों ये बता रहा है कि क वर्ग में कौन कौन से क ख ग घ अंग 5 वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ ञ 5 वर्ग, ट ठ ड ढ ड़ 5 वर्ग, त थ द ध न 5 वर्ग इसमें हो गए, प फ ब भ म, ठीक 5 वर्ग। अब अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो गए, ठीक है। तो मित्रों अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे सामने आ गए, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। देखिए वासुदेव नंदन प्रसाद में उन्होंने अंतस्थ व्यंजन को जो है चारों मान लिया है, ठीक है, अर्धस्वर, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो चारों माना है, अर्धस्वर भी इन्होंने चारों मान लिया है, य र ल व। लेकिन अर्ध स्वर, ठीक। लेकिन कुछ पुस्तकों में य और व को केवल अर्धस्वर माना गया है। तो इसे हम हल कैसे करेंगे, देखिए आप जब विकल्प पढ़ेंगे, अगर विकल्प में चारों दे रखा है, तो उस हिसाब से विकल्प मारेंगे। अगर मान लीजिए य और व में से कोई दे रखा है, ठीक है, तो य को मारेंगे, ठीक है, या व को मारेंगे, तो वो प्रश्न के डिमांड के अनुसार हम लोग मारेंगे कि क्या सही होगा। देखिए श श श ह, ठीक। अब इसमें कौन कौन से हैं उष्म व्यंजन, अब देखिए तालव्य श, दंत श, तालव्य श हो गया, मूर्धन्य श, फिर दंत श और ह, इसको काकल्य भी कहते हैं ह को। अब देखिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, एकदम शानदार ढंग से पढ़ेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो है, अब देखिए संयुक्त व्यंजन बता रहे हैं कि छ त ग श च संयुक्त व्यंजन है, अयुर्वा अंग अ है दो, द्विगुण व्यंजन ड ढ है दो, कुल मतलब 52 होते हैं, ठीक। अब देखिए आगे प्रश्न बहुत शानदार है। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे, हमसे कह रहे हैं कि हिंदी में ध्वनियों की संख्या हमसे पूछा है कि ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, किसमें, हिंदी में। तो कह रहा है पहले विकल्प में 2 होती हैं, या 4 होती हैं, या 6 होती हैं, या 8 होती हैं। पहले विकल्प में क्या कह रहा है, 2 होती हैं, या 4 होती हैं, कि 6 होती हैं, 8 होती हैं। तो हमें पता होगा मित्रों कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। किसकी दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, क्या, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 2 सही हो जाएगा। अब व्याख्या पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं व्याख्या में, हमसे व्याख्या में कह रहे हैं बहुत शानदार ढंग से, क्या कह रहे हैं व्याख्या में, कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसे परिभाषा पूछ लेता है कि स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं, और 4 विकल्प बना दिया, ठीक। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए तथा स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। देखिए अगर आप स्वतंत्र से उच्चारण हो रहे हैं, ठीक, ऐसे समझिए अगर स्वतंत्रता है आपके अंदर उच्चारण में, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर स्वतंत्रता है मित्रों तो क्या हो जाएगा, स्वर, ठीक है। लेकिन आश्रित अगर शब्द आ जाए, क्या, आश्रित शब्द आ जाए,
ठीक। तो आश्रित में क्या हो जाएगा, आश्रित में हो जाएगा तब वो हो जाएगा क्या, आश्रित में क्या हो जाएगा, तब वो हम लोग का हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, व्यंजन। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है वर्णों के कितने भेद हैं। ठीक है, वर्णों के कितने भेद हैं, वही बात कर रहे हैं क्या, कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। तो हमें पता है, अभी हम लोगों ने ऊपर ही किया कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, कौन स्वर और व्यंजन। वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, बात वही है, घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहे हैं हमसे। अब देखिए अगला प्रश्न वीडियो में पूछा है कि, अब देखिए शानदार प्रश्न, जिसकी चर्चा हम लोग करते जा रहे हैं वो प्रश्न मिलते जा रहा है। कह रहे हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते क्या है। ठीक, सिर्फ घुमा रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं कि जो क्या नाम है, स्वर पे सहायता है, स्वर की सहायता से बोले तो नहीं, कह रहे हैं कि जिनका उच्चारण किससे होता है, स्वतंत्रता से होता है। जब हम इस ये मिल गया कि स्वतंत्रता की बात कर दी है तो क्या हम लगाएंगे, स्वर। कह रहे हैं जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, मतलब जो व्यंजन होते हैं इनके सहारा के बिना नहीं बोले जाते हैं। ठीक, ये कह रहे हैं। तो पहले विकल्प में कह रहे हैं संज्ञा, दूसरे विकल्प में कह रहे हैं स्वर, तीसरे विकल्प में कह रहे हैं व्यंजन की विसर्ग। तो हमें पता है मित्रों कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण से, उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। देखिए ये लाइन जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन सा, कि इनके उच्चारण में भीतर से आयु, वायु, सॉरी, वायु मुख से निर्बाध रूप से। अब देखिए कभी इनको घुमाना बना तो ऐसे पूछ लेंगे कि किनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है, ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। मित्रों स्वतंत्र आ गया, स्वतंत्र आ गया तो हम क्या लगाएंगे, सर स्वतंत्र आ गया तो हम स्वर लगाएंगे। लेकिन हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम लोग एक गंभीर विद्यार्थी हैं, तो हम लोग चारों विकल्प को पढ़ेंगे। देखिए पहले विकल्प क्या कह रहे हैं कि स्वर कहते हैं, बोली कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। तो हमें पता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से उन्हें स्वर कहते हैं, तो हमारा उत्तर श्योर हो जाए। अब यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। देखिए इसकी व्याख्या को बहुत शानदार ढंग से पढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। क्या व्याख्या कह रहे हैं, व्याख्या में ये कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, ठीक, स्वतंत्र शब्द दिखे तो स्वर लगाइए, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, लेकिन एक बात ये, वर्णों का स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जब वर्णों के उच्चारण की स्वतंत्रता वहां स्वर, कह रहे हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अगर आप स्वर का हेल्प ले लिए, ठीक है, तो आप स्वर नहीं रह गए, उच्चारण कर रहे हैं, तब आप हो गए व्यंजन, हो गए व्यंजन, हो गए। ठीक, उसके बाद देखिए भाषा की शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। देखिए अगर आप क्या है, भाषा का शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए अगर आवश्यक नियमबद्ध योजना आप लगा दिए तो वो या तो व्याकरण हो गया। लेकिन जो भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है, ठीक है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, क्षेत्रीय रूप, तो वो हो गया बोली। ठीक, अब देखिए वही प्रश्न फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, क्या है, कितने स्वर हैं। तो पहले विकल्प में देखिए स्वरों की संख्या हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे रिक्त स्थान की पूर्ति कर दीजिए। कह रहे 11 वर्ण स्वर हैं कि 10 वर्ण हैं, 10 स्वर हैं कि 9 स्वर हैं कि 13 स्वर। मित्रों हम लोग कितनी बार इसी वीडियो में, लगभग 5 से 6 बार हो गया कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो 11 है। ठीक, कह रहे हिंदी वर्णमाला में स्वर, स्वरों की संख्या 11 है। इसे इस प्रकार मूल स्वर अ,
दीर्घा, मूल स्वर ई, दीर्घ ई, मूल स्वर उ, दीर्घ उ, मूल स्वर री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए अगला प्रश्न शानदार ढंग से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपकी स्वर की लिस्ट क्लियर हो तो भी इसको वन रक्षक परीक्षा 2015 में आप सही कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अ उ ए और इय, क्या इय होता है? नहीं होता है, यह स्वर नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, व्यंजन है और च का पंचमाक्षर है। किसका? च का पंचमाक्षर है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? चौथा सही हो गया। अब देखिए आगे प्रश्न में हमसे शानदार ढंग से पूछ रहे हैं कि कौन स्वर नहीं है। मतलब अगर हम स्वर की लिस्ट क्लियर कर ले मित्रों, ठीक है, केवल ये हमारी लिस्ट क्लियर हो जाए कि 11 स्वर कौन से हैं तो भी इस प्रश्न को हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं आ है कि ऊ है कि ए है कि ब है। तो आपको पता होगा ब क्या है? व्यंजन है। तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि उपयुक्त विकल्पों में ब स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है, यह प वर्ग का तृतीय व्यंजन है, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब देखिए तृतीय है तो आप बताइए घोष है कि अघोष है? अगर प, अब जैसे आपसे पूछ ले कि प घोष है कि अघोष है तो क्या मारेंगे आप? तो प है तो हमें पता है कि 3 4 5 सभी स्वर ह और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो तीसरा व्यंजन है तो प क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा, या सघोष भी जिसे कहते हैं। अब देखिए आगे हमारे सामने प्रश्न क्या आ रहा है। ठीक, बड़ा शानदार प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। कह रहे हैं कि वीडियो की परीक्षा का यह प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक, क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए आप एक लिस्ट और ध्यान रखिए। कह रहे हैं स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, एक तो मूल स्वर होते हैं जिसे हर्ष स्वर भी कहते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक, और एक क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है। ठीक, अब देखिए 3 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि कह रहे हैं कि आ मूल स्वर है कि नहीं। ठीक है, मूल दीर्घ अब नहीं पूछ निगेटिव निकाल के बाहर फेंकिए, इसको हमको नहीं खोजना है। माने इस 4 विकल्प में से एक विकल्प ऐसा होगा जो मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान। हम कहेंगे आ, सर ये तो मूल दीर्घ स्वर है। ई, ये तो है। फिर हम कहेंगे ऊ, ये तो है सर। फिर ओ, ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर है। अब देखिए हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? तो हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। ठीक, दीर्घ स्वर होते हैं 3 आ उ ओ। ठीक है, और हर्ष स्वर कितना, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 अ मूल स्वर, ई मूल स्वर, उ मूल स्वर और री मूल स्वर। और संयुक्त की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, व्याख्या को पढ़ते हैं हम। व्याख्या को जब हम पढ़ते हैं तो अभी देखिएगा बातें हमारी जो है स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बड़े ध्यान से, व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मैं चाहता तो केवल उत्तर बता के आगे निकल जाता, लेकिन उससे ना आपका फायदा होने वाला है ना हमारा फायदा होने वाला है। क्योंकि परीक्षा में जब जिसकी व्याख्या, ठीक है, जिसका सब्जेक्टिव अच्छे से तैयार है वही ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर सकता है। पता चले कि आप केवल प्रश्न को रट रट के गए हैं। ठीक है, अभी बहुत से यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे कि 4 विकल्प दिए हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, चौथे का पांचवा। ठीक, इस तरह करने से तैयारी कहाँ हो पाएगी? फायदा तब मिलेगा जब हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक, मतलब स्वतंत्रता आ गई, मैं कह रहा हूँ स्वतंत्रता और वर्ण में हुई तो वो स्वर हो गया। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर है, जिनका वर्गीकरण निम्न है। देखिए कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की। कह रहे हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब किसी का हेल्प नहीं चाहिए मुझे, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा उच्चारण जो है,
ठीक है, मेरी उत्पत्ति क्या है, स्वतंत्रता से होगी, वे हर्ष स्वर। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है, अ ई उ री। अब हर्ष स्वर को भी मूल स्वर कहते हैं। अब कभी आपसे पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या है, मूल स्वरूप, देखिए प्रश्न बन सकते हैं ऐसे घुमा के प्रश्न, या पूछ ले हमसे हर्ष स्वर की संख्या है, दोनों पे कितनी, चार। अब देखिए दीर्घ स्वर की बात आ गई, ठीक है, दीर्घ स्वर, ठीक, दीर्घ स्वर में क्या कह रहे हैं, बड़ा शानदार कह रहे हैं, दो समान मूल वर्णों के योग से निर्मित, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आ और आ मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, दो समान, ठीक है, मूल स्वर मिले और आ हो गया, ठीक। अगर ई और ई को मिला दिया जाए, दो मूल समान स्वर मिले और ये क्या है, दीर्घ ई हो गई। अब देखिए ऊ और ऊ को मिला दिया जाए, ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, दो समान मूल स्वर का योग हुआ, बड़ी ऊ। तो इनकी संख्या देखिए, आ दीर्घ ई दीर्घ आ और दीर्घ ऊ मूल स्वर हैं। अब देखिए शानदार प्रश्न हमारे सामने, इसकी व्याख्या संयुक्त स्वर की, जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं, ध्यान दीजिए, समान जुड़ गए तब तो हम कह देंगे दीर्घ, लेकिन असमान जुड़े तो क्या कहेंगे, तो उनके संयोग, उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होगा, ठीक। अब देखिए ई में क्या है, असमान स्वर है और ई है, ठीक है, स्वर है लेकिन ये ध्यान दीजिएगा स्वर दोनों में मिल रहे हैं, ठीक। ए है, ए अ और ए हो गया, ओ अ और ऊ हो गया, आओ, ठीक है, मूल स्वर अ और ऊ के संयुक्त स्वर हैं, कह रहे हैं अतः प्रश्न के विकल्पों में ओ मूल स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। हम उत्तर पहले खोज लिए थे। अब देखिए अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है कि निम्न, अब देखिए वही प्रश्न बार बार दोहराए जाएंगे जिसकी चर्चा हम लोगों ने एक, देखिए एक व्याख्या हम लोगों ने अच्छे कर लिया, अब हम सारे प्रश्न को अच्छे ढंग से कर लेंगे। कह रहे हैं निम्न में दीर्घ स्वर है, ई ए, ठीक है, दीर्घ ई, अगर हम देखिए इसको सही से पढ़ना जान जाए ना तो भी हम सही कर लेंगे, या संयुक्त स्वर ए, ऐ। अब देखिए हम बोले ना कि दीर्घ स्वर ई, ठीक है, मूल स्वर ई, ठीक है, ए, संयुक्त स्वर ए, संयुक्त स्वर ऐ। अगर ऐसे पढ़ना भी शुरू कर देना तो हम पता कर लेंगे दीर्घ स्वर यही होगा, तो हमारा विकल्प क्या हो गया, दूसरा सही हो गया, दूसरा सही हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहे हैं, शानदार प्रश्न है, कह रहे हैं में निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, ठीक, वही बात है। अब देखिए दीर्घ स्वर आ, ठीक है, संयुक्त स्वर उ, संयुक्त स्वर ए, संयुक्त स्वर ऐ, ठीक। तो हमने बोला ना कि दीर्घ स्वर आ, अब हमारा सही उत्तर क्या हो गया, पहला सही हो गया। अब देखिए 16वें प्रश्न पे स्टेनोग्राफर 2015 की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर पूछ रहे हैं मित्रों। हम लोगों ने पहले कर दिया कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार होती है, लेकिन हम लोग चारों विकल्पों को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चार और चार संयुक्त स्वर थे और एक बीच में कुछ और दीर्घ आ डाल लें, तो देखिए ए ऐ, अब ये क्या हो गया, ये मूल स्वर हो गया मित्रों, मूल स्वर हो गया, तो हमारे ये गलत हो गया। फिर कह रहे हैं ए आ आए, अब ये देखिए मूल स्वर, फिर यह भी गलत हो गया, आ आए ओ, इसमें तीन है, ठीक है, ये तो सही लग रहा है, लेकिन अगला भी पढ़े, हमें पता कि इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है, ए ऐ ओ औ, ठीक है, संयुक्त स्वरों की संख्या चार, तो हमारा ये सही हो गया क्या, कि सर ठीक है होती हैं ये सब, लेकिन हमारा सही उत्तर ये होगा कि चार, ए ऐ ओ औ। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब हमारा आ गया मात्रा के आधार पर स्वर के कितने कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार के होते हैं। पहले लेवल में कह रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं, कि तीन प्रकार के होते हैं, कि चार प्रकार के होते हैं, कि पांच प्रकार के होते हैं। तो मित्रों जब भी पूछे मात्रा के आधार पर स्वर पूछे, मात्रा, ठीक है, तो त्रा लीजिएगा और यहाँ से तीन खोजिएगा, त्रा लीजिएगा और यहाँ से तीन खोजिएगा, ठीक। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, तो मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हो गए। अब कौन कौन से, ठीक, अब व्याख्या हम लोग बड़ी शानदार ढंग से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि देखिए, कह रहा है कि उच्चारण में लगने वाला,
समय मात्रा कहलाता है। क्या? उच्चारण में जो समय लगे वही मात्रा है। ठीक है। और देखिए पुनः कह रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? कुल 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व। कह रहे जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक, तो उसे ह्रस्व कहते हैं। मूल स्वर अ, मूल स्वर ई, मूल स्वर उ, मूल स्वर री ह्रस्व स्वर है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, एक मात्रा का समय लग रहा है। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होगा? दीर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब देखिए आ, ठीक है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है, शनिश्वर ए, शनिश्वर ए, शनिश्वर ओ, शनिश्वर औ। ठीक है, देखिए जब इसको हम लोग इस ढंग से बोलते चलेंगे ना तो इससे हम लोग का प्रश्न भी सही होगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं? प्लुत स्वर। क्या कह रहे हैं? प्लुत स्वर। कह रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, अगर 3 मात्रा का समय लग रहा है तो वो क्या हो गया? वो प्लुत स्वर हो गया। अब देखिए कह रहे हैं कि अच्छा कभी कभी लिखा होता है कि तिगुना समय। ठीक है, जैसे वासुदेव नंदन प्रसाद में लिखा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे, ठीक, तिगुना, तो तिगुना शब्द कहीं आ जाए तो ये मानिएगा कि क्या है? वो प्लुस्वर होगा। कह रहे हैं कि अंक इसका चिन्ह होता है। ये 3 टाइप का, जैसे ओम देखा है आप लोगों ने, ओम, ठीक, ओम, तो ये जो है प्लुत स्वर वाला ही है। ठीक, संयुक्त व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। संस्कृत व्याकरण में, ठीक है, हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। अब देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं? इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। विशेष समग्रता मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, ह्रस्व और दीर्घ। देखिए अगर पूछ ले समग्रता पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर, देखिए देखिए ऐसे पूछे कि मात्रा के आधार पर, समग्रता पूछे कि मात्रा मात्रा के आधार पर स्वर बताइए तो 3। लेकिन पूछ ले यदि कि हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार, तो मित्रों प्लुत जब संस्कृत का होगा वो हट गया तो 2। अब देखिए अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है कि वर्ण तालिका के अनुसार, देखिए प्रश्न क्या है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? ठीक है, तो हमें पता है कि वर्ण तालिका के अनुसार क्या है ये, लेकिन हम लोग साहित्य के विद्यार्थी पूरे विकल्प पे ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है। तो ये क्या है? स्वर है। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? स्वर ही तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने हुए। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न हमारे सामने। कह रहे हैं कि क्या, कि ठीक है आप यूपी बीएड का पेपर देने आ जाए 2003 में, अगर आप हमको ये बता दीजिए कि स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं, तब भी हम आपका प्रश्न सही कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्वर ध्वनि के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला पूछे तब हमें ध्यान देना है 2, लेकिन हमें समग्रतः पूछ रहा है तो मित्रों हम क्या लगाएंगे? 3। 3 होते हैं। कौन कौन से? तो सर दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, ह्रस्व भी होता है। तो क्या हो गया इसका उत्तर? सही सटीक उत्तर क्या होगा? उपयुक्त तीनों। कह रहे हैं क्या कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, अब आता है अच्छा प्रश्न। ठीक है, जहां से अब हम लोग, देखिए प्रश्न वो भी अच्छे थे लेकिन अब हम लोग का जो है नौकरी का घुमावदार प्रश्न। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। देखिए कह रहे हैं कि ठीक है, अभी देखिए हाल ही में पूछा गया 2018 में, किसमें? यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की परीक्षा में। कह रहे हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, अब देखिए ऐसे हमें प्रकार मिलेगा कि ओठ की आवृत्ति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर,
ठीक, ऐसे प्रश्न अब हम लोग को मिलने वाले हैं। तो क्या होगा इसका? कह रहे हैं कि जीवा के आधार पर दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? पहला कह रहा है विकल्प दो होते हैं कि तीन होते हैं कि चार होते हैं कि छह होते हैं। ठीक, तो मित्रों कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। अब देखिए ये लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि बताइए दीर्घ स्वर उ, दीर्घ स्वर उ मूल स्वर है कि सॉरी ये अग्र स्वर है कि मध्य स्वर है कि पश्च स्वर है। ठीक, तो हम लोग एकदम शानदार ढंग से इसको देखते हुए चलेंगे कि जीवा के आधार पर स्वर कौन कौन से तीन प्रकार के हैं, और एकदम बेहतरीन ढंग से देखिए, एकदम बढ़िया से। हाँ, अब देखिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या तीन होती है। कौन कौन से? अग्र स्वर। अब देखिए अग्र स्वर की व्याख्या। अग्र स्वर बहुत महत्वपूर्ण, इसको तो पूरी एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। अग्र जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है, मतलब आपके जिह्वा का जब अग्रभाग सक्रिय हो तो उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए अग्र नाम दे दिया जिह्वा का अगला भाग। अब देखिए आप जब ई बोलते हैं, ई, ठीक है, मूल स्वर ई, दीर्घ स्वर ई, ठीक है, संयुक्त ए, असंयुक्त स्वर ए। ठीक है, ई, ई, ए, ऐ, ये जब बोलते हैं तो क्या हो गया ये? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अग्रस्वर। देखिए ये लिस्ट अगर दो भी क्लियर है, ठीक है, अगर आप अग्र और मध्य क्लियर कर ले रहे हैं, तब भी आप विकल्प से पश्च क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग साहित्य के विद्यार्थी, हम लोग इसको आज याद ही कर ले। अग्रस्वर कौन हो गया? ठीक है सर, अग्रस्वर ई, ठीक है, ई, ए, ऐ। यहाँ देखिए दोनों ई आ गए और ए है दोनों, तो ये अग्र हो गए। अब देखिए मध्य स्वर क्या है? इसमें एक ही स्वर आता है। कौन? मूल स्वर अ। ठीक है, ये तो याद करना बड़ा आसान है। मध्य स्वर में एक ही आता है, मूल स्वर है। कह रहे जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील हो। अब देखिए अ उच्चारण करिए, मध्य भाग आप क्रियाशील होगा अ, मध्य भाग। ठीक है, तो यह मध्य स्वर हो गया। दो लिस्ट क्लियर हुई। अब बाकी जो बचे वो कहाँ जाएंगे? बाकी जो बचे वो पश्च स्वर में जाएंगे। ठीक है सर। अब देखिए आगे करें, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्पादित होता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ आ, मूल स्वर उ, ठीक, दीर्घ उ, संयुक्त स्वर उ और अ। मित्रों ये लिस्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए अग्र स्वर, देखिए मूल स्वर ई, ए, अग्र स्वर हो गया। देखिए अगर आप अग्र को ध्यान भी दीजिए, अग्र में तो देखिए ई थोड़ा अग्र टाइप की फील हो रही है। ठीक है, बड़ी, जिसे दीर्घ ई बोलते हैं। और क्या? ई, ऐ, संयुक्त स्वर ए है। ठीक, क्लियर हो? मध्य स्वर में आ है। ठीक है, अब देखिए जो मूल स्वर उ और दीर्घ उ है, किसमें आता है? पश्च में आता है। बोलिए उ, ऐसा लग रहा है ना पीछे, जीवा का पिछला भाग। ठीक, तो उ, दीर्घ आ, संयुक्त स्वर ओ औ, ये सब क्या हो गए मित्रों? पश्च स्वर हो गए। अब अगला प्रश्न हम लोग का, और आज का ये हम लोग का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, आज हम लोग कुल 21 प्रश्न करेंगे। ठीक, अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि ठीक है आप आ गए यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक परीक्षा देने। ठीक है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में आप पेपर देने बैठ गए। आपके सामने प्रश्न आता है कि अर्ध विपरीत स्वर है। ये बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए ये जो अग्र पश्च और, ठीक है, ये पूछते हैं कि अग्र स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है। ठीक, यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक पूछते हैं कि समृद्ध, ठीक है, अर्ध विपरीत ऑल द शॉपिंग, कि इससे भी प्रश्न आता है। ठीक, आज हम लोग ये याद करके चलेंगे। इसकी ट्रिक है जो मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, आपको बता दूंगा। देखिए अर्ध विपरीत स्वर है। ठीक है, हमसे ना विपरीत पूछ रहे हैं, ना समृद्ध पूछ रहे हैं, ना अर्ध समृद्ध पूछ रहे हैं, बल्कि हमसे पूछ रहे हैं अर्ध विपरीत। पहले विकल्प दे रहे हैं ऊ, ठीक है, दीर्घ, दीर्घ ऊ, की संयुक्त स्वर ए, की दीर्घ आ, की संयुक्त स्वर ए।
ठीक है। अब देखिए, इसमें यह जानिए कि जो मुख होता है उसके खुलने के आधार पर भी स्वर के 4 प्रकार बताए गए। ठीक, 4 प्रकार बताए गए, कौन-कौन से? एक तो हो गया विपरीत, एक हो गया अर्धविपरीत और एक हो गया अर्धसम्मित और चौथा हो गया सम्मित। ठीक है, मुख के खुलने के आधार पर, देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कभी ऐसे पूछेगा मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार बताइए। ठीक है, परीक्षा में आप बैठे होंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो यह विकल्प फिर सही कर लेंगे आप कि मुख के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? अब देखिए विपरीत। ठीक, देखिए विपरीत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। अब देखिए आ बोलिए आप, आ बोलिए, आप रटिए मत, ऐसे बोलिए आ, तो क्या पूरा मुख खुला कि नहीं? अगर आपको परिभाषा क्लियर हो ना विपरीत की, कि विपरीत मतलब मुख पूरा खुल जाए, विपरीत मतलब मुख पूरा खुलता है आ। अब देखिए ये आ हो गया। अब इसका ट्रिक कैसे? जैसे विवाह, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर विवाह है, ठीक, अब इसका ट्रिक मैं यूट्यूब से सीखा हूँ। ठीक है, हम लोग के प्यारे सर कौन, RWA वाले, उन्होंने सिखाया है क्या कि विपरीत, विपरीत कह रहे हैं विवाह, जैसे मान लीजिए एक जगह विवाह हो आपका, ठीक, विवाह, ठीक है, विवाह को विपरीत से लीजिए तो देखिए विवाह आ आया कि नहीं? आ, ठीक है, विवाह में यहाँ सोचिए आप, ठीक है, ये आ है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ध्यान लगे विवाह, ठीक है, विवाह, हमें अपना उत्तर ढूंढ लेना विवाह, ठीक, आ हो गया। कह रहे हैं कि विवाह है, मान लीजिए आप कह रहे हैं सबको आना है, ठीक है, सबको आना है, कैसे सबको आना है? मतलब ई को भी आना है और ऊ को भी आना है। ठीक, विवाह में किसको किसको आना है? ई को भी आना है, ऊ को भी आना है। हाँ, जैसे मान लिया आपके घर आ हो गया विवाह, ठीक है, अपने दोस्त को फोन किया, भाई विवाह है, विवाह है, तो विपरीत हो गया। क्या आप कह रहे हैं कि ठीक है, सबको आना है मतलब ई को भी आना है, ऊ को भी आना है, मम्मी को भी आना है, पापा को भी आना है, घर के भैया को भी आना है, दीदी को, सबको लेके आना है। तो ई को आना है, ऊ को आना है, तो समृद्ध सबको आना है। ठीक, अब देखिए, ठीक है, सब आ गए, लेकिन अब देखिए आधे नहीं आए। ठीक है, आधे गेट पे रुक के वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ और करने लगे, किसी से बात करने लगे, तो उनकी मम्मी कह रहे हैं ए ओ, क्या कर रही है उनकी मम्मी? ए ओ आओ, मतलब बुला रही है ए ओ। ठीक, माने आधे नहीं आए, अर्ध समृद्ध। ठीक है, सबको आना है, सब लोग तो आ गए, लेकिन आधे नहीं आए, कौन? ए ओ। ठीक है, मान लीजिए कुल 6 लोग हैं घर में, 4 लोग पहुंच गए शादी में, 2 लोग नहीं आ रहे हैं, तो उनको बुलाया जा रहा है अर्ध समृद्ध, माने आधे नहीं आए, तो ए ओ। अब देखिए मित्रों, ये पूरी लिस्ट क्लियर हो गई, तो अब तो इतना खोज लेंगे कि ये सब में हो गया। अब जो बचा वो क्या हो गया? अर्ध विपरीत। क्या क्या बचा? आ बचा, मूल स्वर आ, ठीक है, संयुक्त स्वर ए बचा, ठीक है, आओ बचा। तो हमें क्लियर हो गया कि नहीं कि ये सारे जो है वो होंगे। अब देखिए, अब व्याख्या को पढ़ लेते हैं। ये तो हो गई हम लोग की ट्रिक, इस ट्रिक को 2 बार आप सुन लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। अब देखिए, कह रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, क्या? मुख द्वार, मुख द्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, अर्ध विपरीत मतलब पूरा खुला हो, विपरीत आधा खुला हो, अर्ध विपरीत परिभाषा से ए औ हो गया ये। अब देखिए अर्ध सम्मिलित क्या होता है? कह रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, अगर पूरा बंद हो जाए तो समृद्ध, आधा बंद हो जाए तो अर्ध समृद्ध। ए, ठीक है, संयुक्त स्वर ए और संयुक्त स्वर ओ क्या हो गए? अर्ध समृद्ध हो गए। अब देखिए समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई, ठीक है, मूल स्वर ई, दीर्घ स्वर ऊ, फिर मूल स्वर ऊ, दीर्घ स्वर ऊ। देखिए विवाह है आपके घर, आप दोस्त को फोन लगाए, विवाह है भाई मेरे घर, तो आ निकल के विपरीत आ, मुख द्वार पूरा खुल गया। कह रहे हैं कि सबको आना है, किसको? ई को भी, ऊ को भी, तो ई में दोनों आएंगे ना, मूल और दीर्घ दोनों भाई बहन है भाई, ऊ दोनों आएंगे। कह रहे हैं आप 2 लोग गेट पे रुक गए, आप कह रहे हैं ए ओ, मतलब अर्ध समृद्ध, आधे नहीं आए, तो अर्ध समृद्ध, ठीक है, अर्ध समृद्ध, तुम लोग भी आओ, क्या? ए ओ, फिर आप कह रहे हैं क्या
क्लियर, ये लिस्ट क्लियर हो गई। अब जो विवाह में आधे बचे वो क्लियर। अब 3 अगर क्लियर हो गई तो 1 आप खोज लेंगे। ठीक, अब आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आए, और यदि आपको यह क्लास उपयोगी लग रही है तो आप अपने मित्रों से इसे शेयर कर सकते हैं, और प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों। जय गुरुदेव।